सो व्हाट्सअप एवरीवन। आ गए आज एंड काफ़ी टाइम हो गया। लॉ उठाए हुए एंड वापस से आ गए, तो आज हम करेंगे यूनिट नंबर 2 इंडियन पार्टनरशिप एक्ट का। अगला टॉपिक जो मैं उठाऊंगा वो होगा इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसका लेक्चर रिकॉर्ड हो चुका है एंड अपलोड होना बचा है। तो आज हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट की यूनिट नंबर 2 भी निपटा देंगे, जिसको हमने पहले करना चाहिए था बट हमने करा नहीं। सो अब हम यूनिट नंबर 2 करेंगे, रिलेशंस ऑफ पार्टनर, मतलब पार्टनर्स का क्या रिलेशन है फर्म के साथ एंड पार्टनर्स का क्या रिलेशन है दूसरे पार्टनर्स का। ठीक है। तो पहले अगर जनरल ड्यूटीज की बात करें पार्टनर की, तो वो यही है कि हर पार्टनर को ग्रेटेस्ट कॉमन एडवांटेज में काम करना है फर्म के। एंड कुछ भी अगर काम ऐसा करते हैं जो भी फर्म के रिगार्डिंग वो काम कर रहे हैं, वो पूरा की पूरी इंफॉर्मेशन सारे पार्टनर्स या फिर उनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को पता होनी चाहिए जो फर्म को अफेक्ट कर रहे हैं। इन दी अटमोस्ट गुड फेथ होना चाहिए जो भी काम ये लोग करेंगे, मतलब बेसिकली जो काम पार्टनर कर रहे हैं वो अटमोस्ट गुड फेथ में होना चाहिए। ठीक है। बाकी अगर इसके बाद आए कि कोई अगर फ्रॉड कमिट करता है कोई पार्टनर, तो उसका जो फ्रॉड कमिट या कुछ भी लॉस होता है जिस फर्म को पार्टनर की वजह से, तो वो जो लॉस या फ्रॉड के चक्कर में जो फर्म को लॉस हुआ है वो पार्टनर को इंडिमनिफाई करना पड़ता है फर्म को। बेसिकली जो अमाउंट होता है वो पार्टनर जो जिसकी वजह से लॉस बेयर कर रही है फर्म, उसे पैसा लाना पड़ेगा फर्म में, और वो जो पैसा होगा वो बाकी पार्टनर्स में डिवाइड हो जाता है एज अकॉर्डिंग टू द डीड। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें कि डिटर्मिनेशन ऑफ राइट्स एंड ड्यूटीज, तो म्यूचुअल राइट्स और जो ड्यूटीज है वो हमारी कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है। कॉन्ट्रैक्ट हमारा पार्टनरशिप डीड होता है जैसे, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हमारा एक्सप्रेस भी हो सकता है और इम्प्लाइड भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द डीलिंग ऑफ द कोर्स, डीलिंग ऑफ द बिजनेस। बिजनेस डीलिंग से वो इम्प्लाई भी किया जा सकता है एंड एक्सप्रेस भी हो सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट। तो इस कॉन्ट्रैक्ट में सारे पार्टनर्स की कंसेंट होनी चाहिए, और उस कंसेंट में सभी पार्टनर्स की जो भी एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड ड्यूटीज एंड ऑब्लिगेशन होती है वो सब लिखनी होनी चाहिए। बाकी इसमें एक कॉन्सेप्ट हमारा आ जाता है अग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड। अग्रीमेंट इन रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड हमारा ये कहता है कि कोई भी पार्टनर जो है अगर वो पार्टनरशिप में काम कर रहा है, दैट मीन्स वो कहीं और काम नहीं कर सकता। उसे पार्टनरशिप में ही काम करना पड़ेगा फॉर द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पार्टनरशिप। अगर वो कहीं और काम कर रहा है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि वो पार्टनरशिप की जगह दूसरी फर्म को प्रॉफिट करा दे एंड सो। ठीक है। तो ये अग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड हमारे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी होता है, बट वहाँ पे अग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड जो होता है हमारा वो वॉइड कंसिडर किया जाता है। बट यहाँ पे ये वैलिड है एंड ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का कोई भी जो अग्रीमेंट है उससे क्या कहते हैं अफेक्ट नहीं करेगा, एंड सिमिलरली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इसे अफेक्ट नहीं करेगा। इस केस में अग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ ट्रेड दोनों जगह अलग अलग यूज है। ठीक है। बाकी कंडक्ट ऑफ बिजनेस की बात करें तो ये हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कंडक्ट कैसे होता है बिजनेस का, तो ये सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है। कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई चेंज आ गया दैट मीन्स वो चीज़ वैलिड मानी जाएगी, वरना ये चीज़ें इम्प्लाइड है कि ये सब चीज़ें ठीक है वैसे। तो हर पार्टनर के पास राइट है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में पार्टिसिपेट करने का। हर पार्टनर के पास राइट है तो अपनी जो ड्यूटीज है उसको प्रॉपरली कंडक्ट करने का, डिलीजेंटली या फिर बेस्ट इंटरेस्ट में अदर पार्टनर्स के। वो उनकी वो बाउंडेशन है, वो ड्यूटी है उनकी। बाकी अगर कोई भी डिफरेंस अराइज होता है तो मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स के उसमें क्या कहते हैं कंसेंट ली जाती है, एंड हर पार्टनर के पास राइट है ओपिनियन एक्सप्रेस करने का अपना मैटर को डिसाइड करने से पहले। बाकी अगर कोई भी ऐसा नेचर ऑफ बिजनेस में अगर कोई चेंज आ रहा है तो उसमें कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए। बेसिकली रेगुलर डे टू डे ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई चेंजेस आते हैं तो मेजोरिटी डिसीजन को हम एक्सेप्टेबल मान सकते हैं, बट अगर नेचर में ही कोई चेंज आ जाता है कि बिजनेस ही पूरा चेंज कर दे, इन दैट केस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर चाहिए होता है इन अ पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है। बाकी हर पार्टनर के पास राइट है टू एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड हैव अ कॉपी ऑफ द बुक्स ऑफ द फर्म। बेसिकली पूरे अकाउंट्स की कॉपी हर पार्टनर के पास राइट है ऑब्टेन करने का। और अगर कोई डेथ होती है किसी पार्टनर की, तो लीगल हायर रिप्रेजेंटेटिव्स और जो भी एजेंट्स होते हैं उनके उनके पास राइट आ जाता है एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का और कॉपी रखने का अपने पास बुक्स ऑफ अकाउंट्स की, क्योंकि उनकी ऑब्लिगेशन बन जाती है फिर कि फर्म को पेमेंट करना है, फर्म से पैसा लेना है। ठीक है। बाकी म्यूचुअल राइट्स एंड लायबिलिटीज की बात करें पार्टनर्स के बीच में, तो ये भी सब्जेक्ट टू अग्रीमेंट है कि अगर कुछ अग्रीमेंट में कुछ लिखा हुआ है तो इन दैट केस ये चीजें फिर नहीं मानी जाती। ये चीजें इम्प्लाइड है, लॉ में लिखी हुई है, बट अगर अग्रीमेंट में कोई चेंज है दैट मीन्स अग्रीमेंट की चीजों को माना जाएगा अदर देन सेक्शन 30। ठीक है।
तो रेमुनरेशन एंटाइटल नहीं होता हर पार्टनर को, रेमुनरेशन नहीं मिलती अनलेस अनटिल अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि पेमेंट देनी है रेमुनरेशन की, या फिर कस्टमरी है कि रेमुनरेशन दी जाती है बेसिकली। पहले से अगर कोर्स ऑफ डीलिंग में रेमुनरेशन दे रहे हैं, दैट मीन्स रेमुनरेशन आगे भी चलती रहेगी, या फिर अग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि अग्रीमेंट रेमुनरेशन देनी। इन दीज टू केसेस रेमुनरेशन दी जाती है पार्टनर्स को। बाकी प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर किया जाता है। अगर अगेन कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है तो ये चीज चेंज हो जाती है, बट वरना इक्वली प्रॉफिट एंड लॉस बट पार्टनर्स के बीच में। बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करें तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता अनलेस अनटिल कोई ट्रेड कस्टम हो, उसके पीछे एक्सप्रेस अग्रीमेंट हो, या फिर कोई प्रोविजन हो लॉ में। बेसिकली तीन चीज, या तो लॉ में प्रोविजन मिल जाए, या कोई ट्रेड कस्टम हो, पुरानी चीज यही प्रथा चलती आ रही हो, या फिर अग्रीमेंट में ही लिखा हुआ आ जाए तो। बाकी अगर कोई एक्स्ट्रा पैसा फर्म ने पार्टनर ने फर्म में लगाया हुआ है, दैट मींस इंटरेस्ट ऑन लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन 6% एंटाइटल्ड होता है, अदर देन इंटरेस्ट, अदर देन कैपिटल, जो पैसा है अदर देन कैपिटल आता है उस पे। बाकी फर्म जो है वो इंडेमनीफाई करती है पार्टनर को, अगर कोई भी पार्टनर पेमेंट करता है इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ कंडक्ट, या फिर कोई इमरजेंसी में जो पेमेंट पार्टनर कर दे इन ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। तो वो लॉस से प्रोटेक्ट करने के लिए अगर पार्टनर कोई एक्शन लेता है, इन दैट केस उसके पास पूरा पूरा राइट है इंडेमनिफिकेशन लेने का फॉर्म से, बेसिकली पैसा वापस लेने का फॉर्म से। ठीक है। बाकी पार्टनर को पैसा वापस करना पड़ेगा इन केस अगर उसकी कोई विलफुल निगलेक्ट से फर्म को कोई लॉस होता है, तो पार्टनर को पेमेंट करनी पड़ जाएगी फर्म को टू इंडेमनिफाई द लॉसेस ऑफ द फर्म। ठीक है। पार्टनरशिप प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, पार्टनरशिप प्रॉपर्टी हमारी वो होती है जो हमारी अग्रीमेंट में लिखी जाती है। बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट जो है, पार्टनरशिप डीड है हमारी, उसमें जो जो एसेट्स लिखे गए होंगे कि ये पार्टनरशिप के एसेट्स है, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मानी जाएगी। अगर नहीं लिखा तो ऑल प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट जो है, जो पार्टनर्स अपनी कैपिटल के तौर पे लाया है, कॉमन स्टॉक लाया है पार्टनरशिप फॉर्म में, वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी कही जाएगी। या कोई भी प्रॉपर्टी राइट्स इंटरेस्ट जो है वो फॉर्म ने खरीदा है, तो वो पार्टनरशिप प्रॉपर्टी मानी जाएगी। और जो गुडविल है फॉर्म की, वो बेसिकली तीन चीज है, जो वो खुद लाए अपनी कैपिटल के तौर पे, जो फर्म ने खुद खरीदा है, एंड गुडविल जो फर्म की, ये तीन चीजें जो है हमारे पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में इंक्लूड हो जाती है। ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं सेक्शन 16। सेक्शन 16 हमारा ये बात करता है जो पर्सनल प्रॉफिट पार्टनर कमा लेते हैं बेसिकली। ये हमारा वैसे तो सब्जेक्ट टू कॉन्ट्रैक्ट होता है कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कुछ और लिखा है तो वो चीज मानी जाएगी, वरना ये। बट एज पर लॉ जो इम्पोर्टेंट है, ये सेक्शन हमारा इंपॉर्टेंट है, सेक्शन 16। एंड इसमें ये बात की जाती है कि अगर कोई भी पर्सनल प्रॉफिट पार्टनर कमाता है विद द यूज ऑफ द पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, तो उसे वो प्रॉफिट जो है वो फर्म को लौटाना पड़ता है। एंड अगर वो कोई भी कंपीटिंग बिजनेस में पार्ट ले रहा है, बेसिकली मेरा चाय बनाने का बिजनेस है, सामने वाली फर्म में मैं काम कर रहा हूँ जहाँ पे भी मुझे चाय बनानी है, तो अगर मैं कंपीटिंग एक्टिविटीज में काम कर रहा हूँ, तो इन दैट केस मुझे वहां से जो प्रॉफिट मिलता है वो भी मुझे इस फर्म को लौटाना पड़ेगा। ठीक है। तो यही चीज है, ये ज्यादा वैसे याद तो इजीली हो ही जाएगा, बट ये इंपॉर्टेंट। बाकी पार्टनर टू बी एन एजेंट ऑफ द फर्म, बेसिकली पार्टनर जो एक्टिविटीज करता है वो बोथ एज अ प्रिंसिपल एंड एज अ एजेंट करता है फर्म के लिए, बेसिकली फर्म के बिहाफ पे काम कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस ऑफ द फर्म। ठीक है। तो म्यूचुअल एजेंसी वाला टॉपिक है, ये जो पार्टनर है वो म्यूचुअल एजेंट है फर्म का। बाकी अगर सेक्शन 19 पे आ जाए जो हमारा इंपॉर्टेंट है, एंड उसमें यही चीज कहा जाता है सब्जेक्ट टू प्रोविजंस जो है हमारे इंडियन पार्टनरशिप एक्ट के, तो उसमें ये लिखा गया है कि जो भी यूजुअल वे ऑफ बिजनेस में डीलिंग हो रही है वो सब हमारी ब्राइड अथॉरिटी में आ जाता है। बेसिकली हर किसी के पास अथॉरिटी है टू कंडक्ट, टू हैव अ पार्ट इन द यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है। बट कुछ चीजें हमारी होती है जो यूजुअल वे में नहीं आती, यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस में नहीं आती, एंड वो अथॉरिटी किसी भी पार्टनर को नहीं मिलती, बेसिकली वो कंसेंट चाहिए होती है हर पार्टनर की ऑलमोस्ट। ठीक है। बाकी जो हम इम्प्लाइड अथॉरिटी की बात करें, जिन जिन केसेस में नहीं आती, ये इंपॉर्टेंट है, वो है हमारी सबमिट अ डिस्प्यूट इन आर्बिट्रेशन, बेसिकली केस फाइल नहीं कर सकते। बैंक अकाउंट खोलना ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म इन इन द पार्टनर्स नेम, बेसिकली पार्टनर अपने नाम पे फर्म का बैंक अकाउंट नहीं खुलवा सकता अनलेस अनटिल उसको इस चीज की अथॉरिटी दी गई हो। सूट विड्रॉ कर सके ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म, फर्म का सूट विड्रॉ नहीं कर सकते, फर्म का केस विड्रॉ नहीं कर सकते। लायबिलिटी जो है वो एडमिट नहीं कर सकती फर्म। इमूवेबल प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकती फर्म के बेसिस पे। इमूवेबल प्रॉपर्टी बेच नहीं सकती किसी और फर्म के उस पे।
बिहाफ पे, एंड किसी और पार्टनरशिप में नहीं आ सकती ऑन द बिहाफ ऑफ द फर्म। बेसिकली ये कुछ चीजें हैं हमारी, जो हमारी अथॉरिटी नहीं होती पार्टनर के पास इन द यूजुअल कंडक्ट ऑफ द बिजनेस। ठीक है, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी में कभी आएगी ही नहीं ये कुछ चीज, कि डिस्प्यूट फाइल कर दें, बैंक अकाउंट खुलवा ले ऑन हिज ओन नेम, कोई भी क्लेम अपना जो है वो कॉम्प्रोमाइज कराए हैं, सूट फाइल कर दे, या फिर कोई लाइबिलिटी एडमिट कर ले, या इमूवेबल प्रॉपर्टी खरीद ले, बेच दे, या पार्टनरशिप में आ जाए किसी और फर्म के साथ। ठीक है, बाकी अगर हम आगे बात करें तो मोड ऑफ डूइंग एक्ट टू बाइंड द फर्म, बेसिकली हर वो चीज जो पार्टनर एग्जीक्यूट करेगा वो फर्म को बाइंड करेगी, जो भी यूजुअल कंडक्ट में है। जिस चीज में भी फर्म का नाम आ जाएगा वो बाइंड कर देगी फर्म को। ठीक है, बाकी कुछ एक्सटेंशन एंड रिस्ट्रिक्शन आ जाती है इम्प्लाइड अथॉरिटी में, वो हमारी बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती है पार्टनरशिप के, कि ये एक्सटेंडेड अथॉरिटी है, एंड ये हमारी रिस्ट्रिक्टेड अथॉरिटी है ऑफ द पार्टनरशिप या पार्टनर्स की। ठीक है, अब ये तभी हमारी अग्रीमेंट इफेक्टिव होता है जब थर्ड पार्टी को रिस्ट्रिक्शन के बारे में बताओ, या फिर उनको यही ना पता थर्ड पार्टी वालों को कि वो पार्टनर के साथ डील कर रहे होंगे। इन दो केसेस में ही हमारी अथॉरिटी जो है वो इम्पोज की जाती है ब्लैंड अथॉरिटी। बाकी अगर आगे बात करें, ये हमारा तो इम्पोर्टेंट हो गया था कि पार्टनर्स अथॉरिटी इन एन इमरजेंसी, बेसिकली इमरजेंसी केस में पार्टनर की अथॉरिटी क्या होती है। तो पार्टनर की हर वो अथॉरिटी होती है जो ऑर्डिनरी इंसान करता एट दैट पॉइंट, इमरजेंसी से फर्म को बचाने के लिए, बेसिकली लॉस बचाने के लिए फर्म का जो पार्टनर एक्शन ले सके, जो ऑर्डिनरी बंदा ले, वो हर अथॉरिटी पार्टनर के पास होती है। बट वो बाइंड हमेशा फर्म को करेगा, वो उसकी लायबिलिटी नहीं है, वो फर्म की लायबिलिटी मानी जाएगी। आगे अगर हमारे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हमारे, इफेक्ट ऑफ रिप्रेजेंटेशन एंड एडमिशन बाय पार्टनर। बेसिकली अगर कोई भी एडमिट कर ले पार्टनर, एक कोई भी लायबिलिटी हो गई, कोई भी सूट हो गया, ये सब केसेस, अगर वो अथॉरिटी के उसके जा भी रहे, चाहे अगेंस्ट भी जा रहे, तब भी वो बाइंड करेगी फर्म को, अनलेस अनटिल थर्ड पार्टी को ये चीज पता हो कि वो तो उसकी अथॉरिटी में है ही नहीं, बेसिकली अथॉरिटी लिमिटेड है, एंड थर्ड पार्टी को पता है, इन दैट केस वो बाइंड फर्म को ही करेगी, वो उसी बंदे को करेगी। बट अगर थर्ड पार्टी को नहीं पता ये चीज, एंड वो तब भी वो चीज एडमिट कर ले या रिप्रेजेंट कर ले, इन दैट केस ऑल्सो फर्म बाइंड हो जाएगी। ठीक है, ये भी हमारा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इफेक्ट ऑफ नोटिस टू एक्टिंग पार्टनर। बेसिकली अगर कोई नोटिस एक्टिंग पार्टनर को मिल जाता है, तो वो ऐसा माना जाएगा कि हर पार्टनर के पास नोटिस है। बेसिकली एक पार्टनर को नोटिस देना मीन्स फर्म को नोटिस देना, एक पार्टनर मीन्स ऑल द फर्म को नोटिस हो गया। ठीक है, बाकी ये नोटिस एक्चुअल होना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव नहीं होना चाहिए, और ये जो है ये वर्किंग पार्टनर को मिलना चाहिए, ना कि स्लीपिंग पार्टनर। वर्किंग पार्टनर ही तो है जो डीलिंग में लगा हुआ है बिजनेस के, स्लीपिंग पार्टनर तो काम ही नहीं कर रहा, तो वर्किंग पार्टनर को मिलना जरूरी होता है। ठीक है, लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें, तो जो लायबिलिटी ऑफ थर्ड पार्टी, लायबिलिटी टुवर्ड्स थर्ड पार्टी की अगर हम बात करें, तो जॉइंटली और सेवरली होती है थर्ड पार्टीज के टुवर्ड्स लायबिलिटी ऑफ द फर्म फॉर ऑल एक्ट्स दैट कम्स अंडर द स्कोप ऑफ एक्सप्रेस एंड इम्प्लाइड अथॉरिटी ऑफ द पार्टनर्स। बेसिकली जितनी अथॉरिटी उनकी है, फर्म की भी पार्टनर्स की भी, उतनी अथॉरिटी के लिए वो जॉइंटली लायबल होते हैं, जॉइंटली भी अलग अलग भी, टुवर्ड्स थर्ड पार्टी। ठीक है, बाकी रॉन्गफुल एक्ट्स की अगर हम बात करें पार्टनर की, तो अगर कोई भी रॉन्गफुल एक्ट की वजह से फर्म को डैमेज मिलता है, जैसे हम पहले बात करें कि तब से अगर कोई भी गलत काम पार्टनर करके देता है, तो इन दैट केस फर्म लायबल होती है पार्टनर की, फर्म लायबल हो जाएगी पार्टनर की। हाँ, अगर कोई भी गलती पार्टनर की है, इन दैट केस फर्म इज लायबल ऑफ द पार्टनर, इफ वो चीज़ है अथॉरिटी में है पार्टनर की, एंड वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। बाकी इसके आगे आ जाए पेमेंट्स की, अगर जैसे सपोज एक किसी थर्ड पार्टी ने पेमेंट कर दी फर्म को, एंड वो जो मिस एप्लीकेशन हो गया पार्टनर से, तो इन दैट केस, इन बोथ द केसेस फर्म बाइंड है वो मनी को लेके, बेसिकली थर्ड पार्टी की कोई लायबिलिटी नहीं, उसने तो पेमेंट कर दी, तो उसका नुकसान अगर वो लायबिलिटी झेले, जबकि उसने तो पेमेंट कर दी पार्टनर को, तो वो पार्टनर की गलती है, तो वो या तो वो पार्टनर से वसूले, या फिर फर्म बाइंड है उस चीज को लेके, बेसिकली थर्ड पार्टी का रोल ही नहीं इन टू केसेस। पहले तो कस्टडी में ही नहीं आया फर्म के, वो पार्टनर के पास ही रह गया, दूसरा कस्टडी में आके पार्टनर ने मिस एप्लीकेशन कर दिया, तो ये दो केसेस बनते हैं, बट इन बोथ द केसेस फर्म लायबल है, ना कि वो थर्ड पार्टी। ठीक है,
आगे बात करें राइट ऑफ ट्रांसफर, ट्रांसफर ही बेसिकली वो है जो पार्टनर नहीं है बट उसके पास इंटरेस्ट है। बेसिकली वो शेयर होल्ड करता है पार्टनरशिप फॉर्म में, बट उसका कोई भी अग्रीमेंट में नाम नहीं है कि वो अग्रीमेंट में डीलिंग कर रहा है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में। बेसिकली एबीसी अग्रीमेंट है जिसमें डी एक शेयर होल्ड करता है, ठीक है। तो ट्रांसफर ही के जो है वो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में इंटरफेयर नहीं कर सकता, ना ही अकाउंट्स को इंस्पेक्ट कर सकता है, और ना ही अपने पास अकाउंट्स की बुक्स को रख सकता है, ठीक है। बाकी उसके पास बस इतना ही राइट है कि जो भी शेयर शेयर आ रहा है उसके पास वो चीज रखने का, एंड वो बाउंड है उसको लेने को, ना कि चैलेंज करने को। चैलेंज भी नहीं कर सकते वो शेयर को। बेसिकली अगर आप इंटरेस्ट होल्ड करते हो बट ऑर्डिनरी आप पार्टनर नहीं हो उसमें, इन दैट केस आप बुक्स को चैलेंज नहीं कर सकते। बट डिसोल्यूशन के टाइम पे उनके पास पूरे पूरे राइट्स है एसेट में से शेयर लेने का, और जो प्रॉफिट जो है वो असरटेन करने का, प्रॉफिट जो प्रॉफिट है बेसिकली उस टाइम पे उनके पास पूरे पूरे राइट है कि जो है बुक्स को चैलेंज करने का फॉर द प्रॉफिट्स ऑफ द फर्म, ठीक है। बाकी अगर कोई भी माइनर आ जाए तो माइनर का जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होता है, माइनर कॉन्ट्रैक्ट हमेशा वॉइड अब इनिशियो होता है। बेसिकली शुरू से जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है माइनस माइनर के रिगार्डिंग वो वॉइड बन जाता है। तो दैट्स अ माइनर पार्टनरशिप में एडमिट नहीं हो सकता, बट जो माइनर है वो बेनिफिशियरी बन सकता है पार्टनरशिप में। बेसिकली वो बेनिफिट्स ले सकता है पार्टनरशिप फॉर्म के, बेसिकली प्रॉफिट ले ले। तो उसके राइट है प्रॉफिट लेने का, एक्सेस करने का, इंस्पेक्ट करने का एंड कॉपी रखने का बुक्स ऑफ अकाउंट्स का, पार्टनर्स को स्यू करने का अपनी पेमेंट के रिगार्डिंग, बट ओनली इन द केस अगर वो पार्टनरशिप से रिलेशन छोड़ रहे हैं। बेसिकली अगर जो माइनर है वो पार्टनरशिप है, वो डिफरेंट एक्शंस में अगर जाने को रेडी है, इन दैट केस माइनर के पास राइट है पार्टनरशिप को स्यू करने का फॉर हिज पेमेंट ऑफ शिप, ठीक है। बाकी मेजोरिटी जब वो अटेन कर ले, बेसिकली 18 साल या 18 साल से ऊपर का होता है, उसको 6 महीने का टाइम मिलता है टू बिकम अ पार्टनर और नॉट टू बिकम अ पार्टनर इन द पार्टनरशिप, ठीक है। ये भी आगे बढ़ेंगे तब पता चलेगा कि जो हमारा पार्टनर बनने के बाद एंड पार्टनर ना बनने के बाद उसकी क्या क्या लायबिलिटी एंड ऑब्लिगेशंस बनती है। तो बिफोर टेनिंग मेच्योरिटी तो उसकी यही लायबिलिटी होती है, जो उसकी शेयर ऑफ प्रॉफिट की होल्डिंग्स है प्रॉपर्टी में, प्रॉफिट्स में, उतना ही उसकी लायबिलिटी बनती है, उससे आगे कुछ नहीं। उसकी पर्सनल लायबिलिटी कोई नहीं है एंड पर्सनल डेट कोई, ठीक है। बाकी इसके आगे है, अगर वो पार्टनर बन जाते फर्म में तो उसकी शुरू से लायबिलिटी जो है वो उसकी पर्सनल लायबिलिटी होती है। बेसिकली अगर वो माइनर बनने के बाद भी, माइनर सिर्फ मेजोरिटी अटेन करने से पहले भी, जब तक वो टाइम था माइनर का उसका, तब तक भी वो पार्टनर था, तब भी उसकी लायबिलिटी जो है वो पर्सनल मानी जाएगी उसकी। अब अभी के टाइम पे बेसिकली उसकी पुरानी जितनी भी लायबिलिटी है पार्टनरशिप के टुवर्ड्स, वो सारी उसकी पर्सनल लायबिलिटी मानी जाती है। अनलिमिटेड लायबिलिटी उसकी शुरू से मानी जाएगी, ना कि अभी से। बट अगर वो क्या कहते हैं इलेक्ट करता है ना बनने का पार्टनर, तो उसकी लायबिलिटी तब तक होती है जब तक वो नोटिस नहीं दे देता पार्टनरशिप में छोड़ने का उसे। और वो भी उसकी लायबिलिटी उतनी ही तक होती है जितना उसको प्रॉफिट होता है एंड प्रॉपर्टी में इंटरेस्ट होता है। बाकी उसके बाद जब वो पब्लिक नोटिस देते हैं जब पार्टनरशिप से छोड़ने का, इन ऑन दैट डेट उसकी लायबिलिटी वैसे ही खत्म हो जाती है, उसके बाद उसकी कोई लायबिलिटी नहीं है, जीरो हो जाता है। एंड रजिस्ट्रार को भी ये चीज बतानी पड़ती है, रजिस्ट्रार ऑफ फर्म को, कि वो पार्टनर बना या नहीं बना 6 महीने के पीरियड के अंदर। बाकी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट जो है वो उसका सेम ही रहता है, अगर वो पार्टनर बनता है नहीं बनता। अगर नहीं बनता तो वो ले जाता है अपने साथ घर, एंड अगर बनता है तो वो उसका सेम रहता है, जो भी उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट होता है फर्म, ठीक है। बाकी अगर बात करें एडमिशन ऑफ पार्टनर की, पार्टनर जिस दिन से इंट्रोड्यूस होता है फर्म में, उसकी लायबिलिटी उसी दिन से शुरू हो जाती है। बेसिकली जिस दिन वो एडमिट हुआ पार्टनरशिप में उसी दिन उसकी लायबिलिटी शुरू हो जाती है, एंड ये तभी एडमिट हो सकता है जब पुराने सारे पार्टनर्स की कंसेंट ली जाए। बेसिकली कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिशन इन द फर्म, ठीक है। और अगर आगे बात करें, अगर उसकी कोई भी पुरानी लायबिलिटी, बेसिकली नया एडमिटेड पार्टनर जो है अगर वो चाहे तो लायबिलिटी ले सकता है पुरानी कोई भी फर्म की। बेसिकली अगर उसे कोई पुरानी लायबिलिटी लेनी है फर्म की, इन दैट केस कंसेंट जरूरी है ऑफ दैट पार्टनर, ऑफ ऑल एग्जिस्टिंग पार्टनर्स एंड द क्रेडिटर। बेसिकली अगर कोई नया पार्टनर पुरानी लायबिलिटी को टेक ओवर करना चाहता है अपने पास, कुछ भी चाहे हिस्से में भी या फिर पूरी या पार्टली,
इन दैट केस उसको एग्जिस्टिंग पार्टनर की कंसेंट चाहिए, न्यू पार्टनर की कंसेंट चाहिए, एंड जो थर्ड पार्टी है जो क्रिएटर है उसकी कंसेंट चाहिए। इन दिस केस एक नया कॉन्ट्रैक्ट बनता है एंड उसमें थर्ड जो नया पार्टनर एडमिटिंग पार्टनर होता है उसका नाम भी जुड़ जाता है। रिटायरमेंट की बात करें तो पार्टनर रिटायर हो सकता है विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स इन केस ऑफ अदर टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप अदर देन पार्टनरशिप एट विल। जो विल के उस पे बनती है वो पार्टनरशिप छोड़ के जो भी पार्टनरशिप है, इन दैट केस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स रिक्वायर्ड। जैसे पर्टिकुलर पार्टनरशिप थी या पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम थी, इन दोज टू केसेस कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। या फिर अग्रीमेंट के तौर पे अगर पार्टनरशिप में रिटायरमेंट है कि बेसिकली इस टाइम के बाद तो रिटायर ही होना था, तो वो चीज। एंड इफ पार्टनरशिप एट विल है तो उसमें नोट राइटिंग में नोटिस देना पड़ेगा टू ऑल द पार्टनर्स दैट द पार्टनर इज विलिंग टू रिटायर, इंटेंशन दिखा रहे अपने रिटायरमेंट की। बेसिकली पार्टनरशिप एट विल है एक, जिसमें वो अपनी इंटेंशन दिखाते हैं राइटिंग में टू अदर पार्टनर्स एंड रिटायरमेंट लेते हैं। बाकी दोनों टाइप की जो हमारी पर्टिकुलर एंड पार्टनरशिप फॉर पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होती थी, और इन दोज टू केसेस वो कंसेंट चाहिए होती है ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स। अब जिस दिन वो रिटायर हो जाता है उस दिन से उसकी लायबिलिटी की सारी जो लायबिलिटी होती है सारी की सारी खत्म हो जाती है। एंड जो भी एक्ट्स उसके पुराने होते हैं उस चीज के लिए वो लायबल रहता है। पुरानी जितनी लायबिलिटी होती है सारी उसकी, नई पुरानी लायबिलिटी जो होती है वो उसकी रहती है, बट जो भी उसकी नई नई लायबिलिटी फर्म की शुरू होती है उसमें उसको कोई भी लायबिलिटी नहीं मिलती। बेसिकली रिटायरिंग पार्टनर की लायबिलिटी तो तब तक ही रहेगी ना जब तक वो काम किया, उसके बाद तो रहेगी ही नहीं वही चीज। बाकी अगर हम आगे बात करें एक्सपल्जन ऑफ पार्टनर, बेसिकली पार्टनर को निकालने की, तो पावर ऑफ एक्सपल्जन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जानी चाहिए बिटवीन ऑल द पार्टनर्स इन द पार्टनरशिप डीड। बेसिकली पार्टनरशिप डीड जब बन रही है पावर ऑफ एक्सपल्जन उसमें लिखा होना जरूरी है। बाकी पावर ये जो है वो एक्सरसाइज की जानी चाहिए मैक्सिमम मेजोरिटी ऑफ पार्टनर्स में, एंड वो गुड फेथ में एक्सरसाइज की जानी चाहिए। बेसिकली कुछ भी बुरी इंटेंशन के उस पर नहीं, बट अगर कोई अच्छी इंटेंशन के तौर पे अगर ये पावर एक्सरसाइज की जा रही है एक्सपल्शन तभी की जाएगी, एंड मेजोरिटी की कंसेंट की जरूरत है फॉर द एक्सपल्शन ऑफ पार्टनर, ठीक है। ये जेन्युइन नहीं मानी जाएगी इफ अदर देन दी, इफ ये कुछ केसेस है इनके अलावा अगर कोई भी एक्सपल्शन का केस बनता है तो वो जेन्युइन नहीं मानी जाती, बोनाफाइड नहीं मानी जाती। बोनाफाइड वो तभी मानी जाएगी अगर ये तीन चीजें उसमें इंक्लूडेड है। एक, उसका जो एक्सपल्जन है वो बेस्ट इंटरेस्ट में पार्टनरशिप के, उसका एक्सपल्जन जो है वो नोटिस के साथ हो, एंड उसका जो एक्सपल्जन है उसमें उससे पहले उसको रीजनेबल अपॉर्चुनिटी मिले सुनने की, बेसिकली उसको सुना जाए, उसको नोटिस प्रॉपर दिया जाए, एंड ये बेस्ट इंटरेस्ट में अगर ये तीन चीजें फुलफिल हो रही है तब भी वो एक्सपल्जन क्या कहते हैं रीजनेबल माना जाता है एंड बोनाफाइड माना जाता है। इफ अगर वो है ही नहीं, ये तीनों चीजों में एक भी चीज अगर नहीं होती, टिक मार्क नहीं होता, इन दैट केस नल एंड वर्ड माना जाएगा, नल है एंड वर्ड है, ठीक है। And बाकी इंसॉल्वेंसी और पार्टनर की बात कीजिए, जब वो पार्टनर इंसॉल्वेंट ही हो जाए, इन दैट केस जो फर्म को जो इफेक्ट्स आते हैं वो चीज़ों की अगर हम बात करें तो जिस दिन उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर भी किया जाता है या कि उसकी हेयरिंग भी शुरू हो जाती है उसी दिन से वो पार्टनर नहीं है फर्म। जिस दिन उस पार्टनर की हेयरिंग ही शुरू हो जाएगी, उसकी लाइबिलिटीज ही मैच नहीं कर रही एसेट्स के साथ, ऑन दैट डे इंसॉल्वेंसी हमारी उसकी डिक्लेयर हो जाती है एक तरीके से पार्टनरशिप के उसमें, एंड वो पार्टनर नहीं होता फर्म का। पार्टनरशिप डिसॉल्व की जाती है एंड जो उसके एस्टेट्स होते हैं उसकी लायबिलिटी पार्टनरशिप में कुछ नहीं होती, वो बाकी के पार्टनर संभालते हैं ऑन आफ्टर द डेट ऑफ द एजुकेशन। बेसिकली उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं है टुवर्ड्स पार्टनरशिप क्योंकि उसके एसेट्स ही खत्म हो चुके हैं, पैसे ही नहीं है उस पर तो पेमेंट कैसे करेगा। तो जो इंसॉल्वेंसी होती है उसकी, उस केस में फर्म लायबल होती है उसके जो भी लायबिलिटीज एंड ऑब्लिगेशन होती है उसके उसमें, उसके इंटरेस्ट में, ठीक है। बाकी लायबिलिटी ऑफ द एस्टेट ऑफ डिसीज पार्टनर, बेसिकली कोई डिसीज्ड पार्टनर उसकी लायबिलिटी का अगर हम कोई बात करें तो उसकी सारी की सारी लायबिलिटी खत्म होती है फॉर द फ्यूचर ऑब्लिगेशन ऑफ द फर्म। कोई लायबिलिटी नहीं रहती आफ्टर डेथ ऑफ द पार्टनर, एंड नोटिस देने की भी जरूरत नहीं होती टुवर्ड्स पब्लिक एंड द पीपल हु हैव बीन इन द डीलिंग विद द फर्म। नोटिस देने की जरूरत नहीं होती उन्हें, एंड जो भी उसकी लायबिलिटी होती है वो उसकी बुक से मैच करके क्लियर कर देते हैं, एब्सॉल्व कर देते हैं, एंड आगे उसकी कोई भी लायबिलिटी नहीं होती। बाकी राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर की अगर हम बात करें टू कैरी ऑन कंपीटिंग बिजनेस, तो जो आउटगोइंग पार्टनर है वो कैरी कर सकते हैं कंपीटिंग बिजनेस ऑफ द फर्म अदर देन
अगर वो फर्म का नाम यूज कर रहा है और रिप्रेजेंट ऐसे करे कि वो अब भी इस फर्म में काम कर रहा है, एंड बाकी के जो कस्टम्स है जो इस फर्म में होते थे, वो अगर वो अभी भी यूज कर रहा है, इन दैट केस जो है हमारा, वो क्या कहते हैं, एग्रीमेंट एंड लीज ऑफ ट्रेड को अट्रैक्ट करेगा, एंड इन दैट केस क्या कहते हैं, वो बिजनेस कैरी नहीं कर सकता। बेसिकली वो बिजनेस कंप्लीटिंग कैरी कर सकता है आफ्टर क्या कहते हैं, रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म, बट फर्म का नाम यूज नहीं कर सकता, खुद को ऐसे रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, ये फर्म में काम करता है, एंड उसके कस्टम्स को फॉलो नहीं कर सकता। अगर वो इन तीनों चीजों में से कुछ भी नहीं कर रहा है, ही कैन डेफिनेटली स्टार्ट अप कंपीटिंग बिजनेस टू दैट ऑफ द फर्म। ठीक है। बाकी राइट्स ऑफ आउटगोइंग पार्टनर की बात करें, इन सर्टेन केसेस टू शेयर सब्सिक्वेंट प्रॉफिट्स। बेसिकली अगर उसकी एस्टेट्स उसका फाइनल सेटलमेंट करे बिना, फर्म अभी भी वो प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर रही है, वो प्रॉफिट्स का इस्तेमाल कर रही है, एस्टेट्स का इस्तेमाल कर सकती है। तो इन दैट केस सेक्शन नंबर 37, वो जो अकाउंट्स में हमने पढ़ा था, सेक्शन 37, वो यूज किया जाता है, एंड उसमें से शेयर ऑफ प्रॉफिट दिया जाता है, या तो जो उसकी शेयर होल्डिंग होती है उसके उस पे बेसिस पे, या फिर 6% इंटरेस्ट दिया जाता है पर एनम, जो भी उसका अमाउंट ऑफ शेयर बनता है उस पे, विच एवर अमाउंट इज हाइयर, डिपेंडिंग उसका अगर शेयर प्रॉफिट ज्यादा बनता है या इंटरेस्ट ज्यादा बनता है, उसमें से जो भी ज्यादा होगा वो सेक्शन 37 के बेसिस पे राइट बनता है आउटगोइंग पार्टनर के पैसे लौटाने, बोथ आउटगोइंग पार्टनर एंड डेथ ऑफ पार्टनर के केस में। ठीक है। लास्ट जो हमारा सेक्शन आ जाता है रिवोकेशन ऑफ कंटिन्यूइंग गारंटी, जो हमारा सेक्शन 38 में डिफाइंड है, तो वो ये कहता है कि कंटिन्यूइंग गारंटी जो वो फर्म या थर्ड पार्टी को देता है इन रिस्पेक्ट ऑफ अ ट्रांजैक्शन ऑफ अ फर्म इन द एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट टू कॉन्ट्रैक्ट रिवोक्ड एज ऑफ फ्यूचर ट्रांजैक्शन फ्रॉम द डेट ऑफ चेंज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फर्म। अगर सीधे सीधे शब्दों में बात करो, अगर कोई भी रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है फर्म का, एडमिशन, रिटायरमेंट, चेंज इन पीएसआई, इन सब केसेस में कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक कर दी जाती है। सपोज करते एक पार्टनर ने फर्म को गारंटी दी कि 10,000 रुपए तक तो मैं पेमेंट कर दूंगा, उसके आगे जो है फर्म देख ले। तो 5,000 रुपए तक की तो उसकी लाइबिलिटी बन गई। अगर 5,000 रुपए की तक की पेमेंट बनती है तो 5,000 रुपए तक की उसकी लाइबिलिटी है, एंड उसका कोई एडमिशन हो गया, एबीसी में डी एडमिट हो गए, तो जो आगे जाके कोई भी ट्रांजैक्शन होगी वो एबीसीडी फर्म ही देखेगी, ना कि वो ए पार्टनर की लाइबिलिटी से 5,000 तक बनती है, एंड बाकी के जो फॉर्म है उसकी लाइबिलिटी आगे कंटिन्यू होगी, ना कि 10,000 रुपए तक की एक ही बनेगी। कंटिन्यूइंग गारंटी रिवोक हो जाती है एट द डेट ऑफ रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉर्म। इसी के साथ खत्म हो जाती है यूनिट नंबर 2। बहुत, मुझे तो बहुत गंदी यूनिट लगती है, क्योंकि बहुत टेक्निकलिटी है, एंड बट खत्म हो गई। मेन जो लॉ की यूनिट मैं कहूँगा, यूनिट नंबर 2 ही लगती है, यूनिट 1 एंड 3 तो फिर भी जनरल चीज है। तो पार्टनरशिप एक्ट खत्म। अब 3 चैप्टर बच रहे। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क जो रिकॉर्डेड है, अपलोड हो जाएगा। सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट एंड इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट खत्म करते हैं। मिलते हैं जल्दी। बाय बाय।